कबीर शर्मा अपने माता पिता का जन्मदिन मनाने लौटा था, लेकिन उसने उन्हें अपने ही घर के पीछे बनी गायों की पुरानी गौशाला में फटी रजाई पर बैठे पाया। उसके हाथ में सफेद डिब्बा था, जिसमें केसर पिस्ता वाला केक रखा था। ऊपर लाल क्रीम से लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो माँ पापा। 8 साल बाद वो मुंबई से अपने गांव माधापुर लौट रहा था। रास्ते भर उसके मन में वही पुराना आंगन था, जहां उसकी माँ सावित्री तुलसी में पानी डालती थी और पिता महेंद्र शर्मा लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते थे। लेकिन जब उसकी कार पुश्तैनी हवेली के सामने रुकी, तो आंगन खाली था। मुख्य दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। खिड़कियों पर धूल जमी थी। तुलसी का चौरा सूख चुका था। कबीर ने दरवाजा पीटा। माँ, कोई जवाब नहीं। पापा, सिर्फ हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट थी। तभी पीछे से आवाज आई, कबीर बेटा। कबीर मुड़ा। सामने बूढ़े हरिनारायण काका खड़े थे, जो बचपन से उनके पड़ोसी थे। उनके चेहरे पर खुशी नहीं, एक अजीब डर था। काका, माँ पापा कहाँ हैं? हरिनारायण काका ने हवेली की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। बेटा, वे अब इस घर में नहीं रहते। कबीर के हाथ से केक का डिब्बा लगभग छूट गया। क्या मतलब? ये उनका घर है। उसी समय हवेली का साइड दरवाजा खुला। भीतर से भावना निकली। कबीर के बड़े भाई दीपक की पत्नी, महंगे सूट, चमकती चूड़ियां और चेहरे पर ठंडी मुस्कान। आखिर छोटे साहब को घर याद आ ही गया। उसने ताना मारा। कबीर ने बिना नमस्ते किए पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? भावना ने होठ टेढ़े किए। इतना नाटक मत करो। तुम्हारे माँ बाप यही हैं, पीछे। पीछे कहाँ? उसने उंगली से खेत की ओर इशारा किया, जहाँ कभी गायों की पुरानी गौशाला थी। वही, अब वही उनके लिए ठीक है। कबीर की सांस रुक गई। वो बिना कुछ बोले तेज कदमों से पीछे भागा। धूल उड़ती रही, चप्पलों के निशान मिटते रहे, पर उसका दिल जैसे अंदर से फट रहा था। गौशाला का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर से भूसे, सीलन और पशुओं की पुरानी गंध आ रही थी। कबीर ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कोने में मिट्टी के चबूतरे पर एक पुरानी दरी बिछी थी। उस पर सावित्री बैठी थी, गोद में कपड़े की थैली पकड़े। महेंद्र उनके पास दीवार से पीठ टिकाए बैठे थे। दोनों के चेहरे पर थकान थी, पर बेटे को देखते ही सावित्री की आंखें फैल गईं। कबीर, एक शब्द में 8 साल का इंतजार टूट गया। कबीर ने उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। माँ, ये क्या है? आप लोग यहाँ क्यों हैं? सावित्री रो पड़ी। बस कुछ नहीं, एक दिन की बात है बेटा। महेंद्र ने खुद को सीधा किया। शोर मत मचा, घर में मरम्मत चल रही है। कबीर ने चारों तरफ देखा। फटी बाल्टी, मिट्टी का चूल्हा, भूसे पर रखी दवाइयां, पिता की पुरानी धोती, माँ का पूजा का डिब्बा। ये मरम्मत नहीं थी, ये अपमान था। तभी दरवाजे पर भावना आकर खड़ी हो गई। देख लिया, अब ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। ये हवेली अब हमारी है। कबीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। हमारी किसने कहा? भावना ने ठंडी हंसी हंसी से बोला। कागज कहते हैं रजिस्ट्री हो चुकी है। तुम्हारे भाई और मैंने सब कानूनी तरीके से कर लिया है। महेंद्र ने नजरें फेर ली। सावित्री के हाथ कांपने लगे। कबीर ने पिता को कहा, पापा आपने घर दे दिया। महेंद्र की आवाज भारी थी। मैंने कुछ नहीं दिया। कबीर ने भावना की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में बेटे का दर्द नहीं, तूफान था। फिर ये कागज किसने बनाए? भावना एक पल को चुप हुई, फिर बोली, जिसे सच जानना है वो पहले अपनी गैर हाजिरी का हिसाब दे।
कबीर ने केक का डिब्बा गौशाला की टूटी मेज पर रखा और धीमे स्वर में कहा, कल पापा का जन्मदिन इसी घर में मनेगा। भावना हंस पड़ी। सपना देख रहे हो? कबीर ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर गौशाला के अंधेरे कोने में पड़ी एक नीली फाइल पर अटक गई, जिसे सावित्री जल्दी से छिपाने की कोशिश कर रही थी। और उसी पल कबीर समझ गया कि असली सच बाहर आना बाकी है। रात भर कबीर को नींद नहीं आई। गौशाला के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो उस नीली फाइल को खोलता रहा। उसमें दवाइयों की पर्चियां, बिजली के पुराने बिल और एक अधूरी प्रति थी, जिस पर हवेली की मिल्कियत बदलने की बात लिखी थी। नीचे महेंद्र शर्मा को हस्ताक्षर थे। कबीर ने कागज को रोशनी में उठाया और वो हस्ताक्षर उसके पिता के नहीं थे। पिता हमेशा महेंद्र का माँ लंबा खींचते थे, जैसे खेत में हल की पहली लकीर। इस कागज पर अक्षर छोटे, जल्दबाजी में बने और कांपते हुए थे। सुबह होते ही कबीर हरि नारायण काका के पास गया। काका ने दरवाजा बंद किया और धीमे स्वर में कहा, बेटा, भावना ने 3 महीने पहले एक आदमी शहर से बुलाया था। उसने कहा था कि महेंद्र भाई ने सब कुछ दीपक के नाम कर दिया और अपने विश्वास कर लिया। नहीं काका। काका ने अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला। क्योंकि मैं 25 साल तहसील में दस्तावेज रख देखता रहा हूँ, ये नकल मेरे पास है। कबीर ने कागज पढ़ा। उसमें वही नकली हस्ताक्षर थे। ऊपर गवाहों में दीपक का नाम था। दीपक भी शामिल था। काका चुप रहे। दोपहर में कबीर घर लौटा। आंगन में भावना खड़ी थी और दीपक उसके पीछे। दीपक की आंखें झुकी हुई थी। कबीर ने सबके सामने कहा, आज पापा का जन्मदिन अंदर मनाया जाएगा। भावना चिल्लाई, इस घर में कदम रखा तो पुलिस बुलाऊंगी। कबीर ने शांत स्वर में कहा, पुलिस नहीं, पहले वो आदमी आएगा जो असली और नकली हस्ताक्षर पहचानता है। उसी क्षण गेट पर जीप रुकी। सफेद कुर्ते में वकील शेखर मेहता उतरे। भावना का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि शेखर वही वकील था जिसने उसने खुद कभी झूठे कागज दिखाए थे। आंगन में इतनी खामोशी फैल गई कि नीम के पत्तों की आवाज भी किसी गवाही जैसे लग रही थी। शेखर मेहता ने धीमे कदमों से भीतर आकर पहले महेंद्र शर्मा के पैर छुए। महेंद्र चौंक गए। वकील साहब, आप यहाँ? शेखर ने कबीर की ओर देखा। तुम्हारे बेटे ने रात में सब बताया और सच कहूं तो मुझे बहुत पहले ही शक हो गया था। भावना ने तुरंत खुद को संभाला। शक? किस बात का शक? ये घर कानूनी तौर पर हमारे नाम है, तो मूल कागज दिखाए। शेखर ने सीधी बात कही। भावना ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। कबीर ने कदम बढ़ाया। जरूरत है, क्योंकि मेरे माता पिता को जानवरों की गौशाला में भेजने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि बेटा कभी भी लौट सकता है। भावना की आंखों में गुस्सा और भड़क उठा। 8 साल कहाँ था तू? शहर में पैसा कमा रहा था। यहाँ खेत, कर्ज, घर, दवाइयाँ सब किसने संभाला? मैंने और दीपक ने। कबीर ने दीपक की तरफ देखा। भैया, सच बोलो, पापा ने ये हवेली तुम्हें दी थी? दीपक ने होठ खोले, लेकिन आवाज नहीं निकली। भावना ने उसकी बांह कसकर पकड़ ली। दीपक, बेवकूफ मत बनो। महेंद्र ने पहली बार कठोर स्वर में कहा। दीपक, पिता से डर मत, झूठ से डर। दीपक की आंखें भर आई। वो धीरे से बोला, पापा ने कुछ नहीं दिया था। भावना ने उसे झटका। तुम पागल हो गए हो? दीपक ने पहली बार पत्नी की पकड़ से हाथ छुड़ा लिया। मैं पागल तब था जब मैंने तुम्हारी बात मानी। सावित्री ने कांपती आवाज में पूछा। दीपक, ये सब कैसे हुआ? दीपक ने सिर झुका लिया। भावना कहती थी कि कबीर कभी वापस नहीं आएगा। पापा बूढ़े हो गए हैं। अगर घर हमारे नाम नहीं हुआ तो बाद में हिस्सा बट जाएगा। उसने कहा था, बस एक औपचारिक कागज है, पापा से बात कर लेंगे। फिर एक दिन उसने कागज बना लिया। मैंने देखा, पापा के हस्ताक्षर पहले से थे।
और तुमने रोका नहीं। कबीर की आवाज टूट गई। दीपक ने आंसू पोंछे। मैं कमजोर था। मैंने सोचा कुछ दिन बाद सब ठीक कर दूंगा, लेकिन फिर भावना ने माँ पापा को घर से हटवा दिया। मैंने विरोध किया तो उसने कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो सब दोष मुझ पर डाल देगी। भावना तिलमिला उठी। झूठ, सब झूठ। खेत बेचकर शहर में बड़ा मकान लेने की बात तुम्हारी थी। नहीं, दीपक ने इस बार स्पष्ट कहा, मैंने गलत किया, पर ये योजना तुम्हारी थी। शेखर ने अपनी फाइल खोली। उसमें पुराने दस्तावेज, बैंक के कागज और महेंद्र के असली हस्ताक्षर की प्रतियां थी। उन्होंने नकली कागज की प्रति को और असली हस्ताक्षर पास पास रखे। देखिए, उन्होंने सबको दिखाया। असली हस्ताक्षर में अक्षर का दबाव अलग है और तारीख की स्याही अलग है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन कथित हस्ताक्षर हुए उस दिन महेंद्र जी अस्पताल में भर्ती थे। कबीर चौंक गया। अस्पताल? सावित्री ने आंसू छिपाते हुए कहा, तेरे पापा को सांस की तकलीफ हुई थी। तुझे बताना चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया। बोले, लड़का दूर है, परेशान होगा। कबीर जैसे अंदर से टूट गया। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? महेंद्र ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। बूढ़े बाप की खांसी से उसका रास्ता नहीं रुकना चाहता था। कबीर ने पिता का हाथ पकड़ लिया। आपका रास्ता छोड़कर मैं किस रास्ते पर जा रहा था पापा? आंगन में खड़े लोग चुप थे। कुछ पड़ोसी भी दीवार के पास जमा हो गए थे। अब ये सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं रहा था, ये पूरे गांव के सामने बुजुर्ग माता पिता की इज्जत का सवाल बन चुका था। शेखर ने भावना की तरफ देखा। ये कागज अमान्य हैं। अगर महेंद्र जी चाहे तो इस धोखाधड़ी, जाल साजिश और अवैध कब्जे पर मामला दर्ज हो सकता है। भावना ने पहली बार डर कर चारों तरफ देखा। अभी तक जो घर उसे अपना किला लगता था, वही आंगन अदालत बन गया था। मैंने कुछ अकेले नहीं किया, वो बौखलाई। दीपक भी साथ था। दीपक ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं दोषी हूँ, लेकिन आज से झूठ मैं साथ नहीं दूंगा। सावित्री फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें अपने बेटे की गलती से दुख था, लेकिन उसके सच बोलने से एक टूटी हुई माँ के भीतर कहीं राहत भी आई। कबीर ने शेखर से पूछा, अब क्या होगा? शेखर ने कहा, घर महेंद्र जी का था और रहेगा। ताला खुलना चाहिए और जिन्हें इस घर का अधिकार नहीं, उन्हें बाहर जाना होगा। भावना ने दांत भींचे। मुझे कोई नहीं निकाल सकता। महेंद्र धीरे धीरे उठे। उनकी चाल कमजोर थी, लेकिन आवाज में पूरी जिंदगी का वजन था। इस घर को मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर, अपने खेत गिरवी रखकर और 30 साल की मेहनत से बनाया। बहू बनकर आई थी, मालिक बनकर नहीं। अगर तूने गलती मानकर माफी मांगी होती तो शायद अलग होती, पर जिसने मेरी पत्नी को गौशाला में सुलाया, उसे इस घर में जगह नहीं मिलेगी। भावना के चेहरे की अकड़ टूट गई। उसने दीपक की तरफ देखा, पर दीपक ने नजर फेर ली। कुछ ही देर बाद उसने अपनी चीजें उठाई और मायके जाने की धमकी देते हुए बाहर चली गई। कोई उसे रोकने नहीं गया। मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा गया। जब लकड़ी का दरवाजा खुला तो भीतर अंधेरा था। महीनों से बंद घर से धूल की गंध आई। महेंद्र दरवाजे पर ठिठक गए। सावित्री उनके पीछे खड़ी थी। उनकी आंखें दहलीज पर टिक गई, जैसे घर भी उनसे पूछ रहा हो, इतनी देर कहाँ रह गई? कबीर ने धीरे से, पापा अंदर चलिए। महेंद्र ने दहलीज छुए, माथे से लगाई और भीतर कदम रखा। सावित्री ने रोते हुए दीवार को छुआ। वो वही दीवार थी जिस पर कभी कबीर और दीपक की ऊंचाई पेंसिल से नापी गई थी। वही कमरा जहां बरसात की रातों में पूरा परिवार एक साथ बैठकर गर्म चाय पीता था। वही रसोई जहां सावित्री ने हजारों बार सबके लिए रोटियां सेकी थी। कबीर ने केक का डिब्बा खोला। सफेद क्रीम थोड़ी पिघल गई थी, लेकिन लाल
अक्षर अब भी साफ थे। उसने मेज साफ की, केक रखा और मोमबत्तियां जलाई। आज जन्मदिन यही मनेगा, उसने कहा। महेंद्र ने मोमबत्तियों को देखा। उनकी आंखों में नमी थी। इस उम्र में क्या इच्छा मांगू? कबीर ने जवाब दिया, बस इतना मांगिए कि आपके बच्चे फिर कभी आपकी इज्जत से बड़ा कुछ न समझे। सावित्री ने दीपक को इशारे से बुलाया। वो दरवाजे के पास खड़ा था, अपराधी की तरह। वो धीरे धीरे आगे आया और पिता के पैरों में बैठ गया। पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने घर नहीं छीना, पर छीनता हुआ देखता रहा। शायद ये उससे भी बड़ा पाप है। महेंद्र ने उसे तुरंत उठाया। कुछ क्षण तक वो उसे देखते रहे, फिर बोले, माफी आसान शब्द है बेटा, उसे सच में पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दीपक ने सिर झुका लिया। मैं करूंगा। कबीर की आंखों में अभी तो चोट थी, पर वो समझ रहा था कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बचता, सच बोलने की हिम्मत से बचता है। केक काटा गया। सावित्री ने पहला टुकड़ा महेंद्र को खिलाया। महेंद्र ने दूसरा टुकड़ा सावित्री को दिया, तीसरा कबीर को, चौथा दीपक के हाथ में रखते हुए वे बोले, कड़वाहट बहुत खा ली, अब कुछ मीठा काम से कमाना है। उस रात हवेली में पहली बार फिर चूल्हा जला। सावित्री ने साधारण दाल, आलू की सब्जी और गर्म रोटियां बनाई। कबीर ने फर्श पर दरी बिछाई। महेंद्र अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे। दीपक चुपचाप पानी के गिलास रखता रहा। खाने के बाद कबीर ने एक और कागज निकाला। पापा, मैं सिर्फ जन्मदिन मनाने नहीं आया था, मैं वापस रहने आया हूँ। सावित्री ने चौंक कर पूछा, मुंबई की नौकरी छोड़ नहीं रहा, पर अब काम का तरीका बदलूंगा। गांव से भी संभाल सकता हूँ, और खेत के पीछे जो जमीन खाली पड़ी थी वो मैंने खरीद ली है। महेंद्र अवाक रह गए। क्यों? क्योंकि ये घर छोटा नहीं होना चाहिए था पापा, इसे और बड़ा होना चाहिए था, आपके सम्मान जितना बड़ा। सावित्री ने बेटे का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। 8 साल बाद आया है और लगता है जैसे भगवान ने दरवाजा खोल दिया। कबीर ने धीमे से कहा, भगवान ने नहीं माँ, आपकी चुप्पी ने मुझे देर से बुलाया। अब मैं देर नहीं करूंगा। अगले कुछ दिनों में हवेली बदलने लगी। ताले हटे, खिड़कियां खुली, आंगन धोया गया, तुलसी फिर लगाई गई, गौशाला साफ हुई, पर इस बार वहां सिर्फ पशु रहे, इंसान नहीं। कबीर ने वहां मजबूत छत बनवाई ताकि गाय भी सम्मान से रहे। उसे लगता था जिस जगह ने उसके माता पिता का अपमान देखा, वही जगह अब दया की याद बनी। दीपक सुबह खेत में काम करने लगा। शुरुआत में कबीर उससे कम बोलता था, पर एक दिन टूटी बाड़ ठीक करते हुए उसने हथौड़ा दीपक की तरफ बढ़ाया। पकड़ो। दीपक ने चुपचाप पकड़ लिया। दोनों ने लंबे समय तक बिना बोले काम किया। फिर दीपक ने कहा, तू मुझसे नफरत करता है। कबीर ने कील ठोकते हुए कहा, नफरत आसान है, भरोसा मुश्किल है। क्या कभी वापस आएगा? कबीर ने पिता को बरामदे में बैठा देखा, माँ को तुलसी में पानी डालते देखा। अगर तू हर दिन सच के साथ रहेगा तो शायद। दीपक ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा। शाम को जब सूरज खेतों के पीछे उतर रहा था, सावित्री ने दोनों बेटों को आवाज दी। महेंद्र बरामदे में बैठे थे। उनके सामने वही पुरानी लकड़ी की मेज थी, उस पर चाय, मुरमुरे और बचा हुआ केक रखा था। घर की दीवारों पर रोशनी पड़ रही थी, जैसे हर ईंट फिर से जिंदा हो गई हो। कबीर ने माता पिता को देखा। वो सोच रहा था कि उसने 8 साल में बहुत पैसा कमाया, बड़े दफ्तर देखे, ऊंची इमारतों में काम किया, पर उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसने सच में कुछ बचाया है। भावना का मामला कानूनी रूप से आगे बढ़ा, लेकिन महेंद्र ने जेल की मांग नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सजा कानून देगा, पर मेरे दिल में बदला नहीं रहेगा। मैंने घर बनाया था, जेल नहीं। गांव में ये बात फैल गई। लोग कहते थे बेटा लौट आया, तभी माँ बाप की इज्जत लौटी। लेकिन महेंद्र हर बार सिर हिलाकर कहते, बेटा नहीं लौटता तो भी सच सच रहता।
फर्क बस इतना है कि उस दिन किसी ने सच को आवाज दे दी। कुछ महीनों बाद महेंद्र का जन्मदिन फिर आया। इस बार आंगन में दीपक ने पंडाल लगाया, कबीर ने मिठाई मंगवाई, सावित्री ने अपने हाथ से खीर बनाई, हरिनारायण काका भी आए, शेखर मेहता को भी बुलाया गया। महेंद्र ने केक काटने से पहले सबको देखा और बोले, घर दीवार से नहीं बचता, घर तब बचता है जब बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ नहीं जड़ समझते हैं। सावित्री की आंखें भर आई। कबीर ने पिता का हाथ पकड़ा, दीपक ने चुपचाप दोनों के पैर छुए। उस रात हवेली में देर तक रोशनी जलती रही। बरामदे में हंसी थी, रसोई में बर्तनों की आवाज थी, आंगन में तुलसी की खुशबू थी और पीछे की गौशाला शांत खड़ी थी, जैसे वो भी गवाही दे रही हो कि अपमान चाहे जितना गहरा हो, सच की सुबह कभी ना कभी दरवाजा खोल ही देती है। कबीर ने आसमान की तरफ देखा, उसे लगा वो जन्मदिन मनाने के लिए नहीं, अपने माता पिता की खोई हुई गरिमा वापस लेने आया था। और उस घर में जहां कभी ताला लटका था, अब हर शाम दरवाजा खुला रहता है, क्योंकि महेंद्र कहते थे जिस घर में प्यार वापस आ जाता है उसे बंद नहीं करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी।